अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। हम कल कर रहे थे एक्रूअल एंड प्री पेमेंट्स और कुछ ट्रिक्स मैंने आपको सिखाए थे। वन ट्रिक वाज ऑफ टाइमलाइन, द अदर ट्रिक वाज कि आपने एक्सपेंस पेएबल का और इनकम का रिसीवेबल का अकाउंट बनाना है और उसी से ही क्या बनेंगी, आपकी एंट्रीज बनेंगी और वही आपको एंट्रीज याद रहेंगी। बस दो चीजें उसमें एडवांस की एडिशनल लिखनी है, ठीक है। एक्सपेंस प्रीपेड दरमियान में आ सकता है। इन एडिशन टू दैट द होल पेएबल का अकाउंट, जिसके अंदर ओपनिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल और दो एंट्रीज एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट और पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट, ये एंट्रीज बनेंगी। इनकम में ओपनिंग क्लोजिंग रिसीवेबल के, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट और कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, ये नॉर्मल एंट्रीज बनेंगी और एडवांस को हम अलहदा से लिख देंगे। तो 6 वेरिएबल्स रिसीवेबल में, 6 वेरिएबल पेएबल, ये बनाने हमने। हमारे बहुत सारे सवाल इसके ज़रिए हो जाएंगे। जहाँ कहीं पे हमें ओपनिंग क्लोजिंग दिए होंगे तो वो ये इसके ज़रिए हो जाएंगे, और जहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया होगा इट मीन्स वहाँ पर क्या होना है, टाइमलाइन ने काम करना। मेजरली क्या करेगी, टाइमलाइन। टाइमलाइन के अंदर एक इंपॉर्टेंट कहानी ये है कि आपने अगर चार्ज लिखा हो या इनकम का सवाल हो, क्या हो सवाल, चार्ज का सवाल है मींस एक्सपेंस का सवाल है या इनकम का सवाल है, तो आपने अपना ईयर डिफाइन करके क्या करना है जी, सबसे पहले अपना फाइनेंशियल ईयर डिफाइन करना है। आपने अपना ईयर डिफाइन किया और उसके बाद आपने टेन्योर्स लेने हैं जो कोई और टाइमलाइन के ऊपर मौजूद होंगे, फिर दरमियान में इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक, या 2 सालों के अंदर कोई पेमेंट्स हो रही होंगी, क्वार्टरली पेमेंट्स हो रही हों, तो आपने उनको प्लॉट कर कर देखना है कि आपके साल में कितना इस हिस्से में से और कितना इस हिस्से में से आता है। तो ये इनकम या एक्सपेंस की कहानी हो गई, ठीक है। पास में लग गई। टाइमलाइन बनाएंगे, कोई 2 पेमेंट्स हैं, 2 एनुअल पेमेंट्स हैं, उनको ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कितना कितना हिस्सा आ रहा है। एक के अंदर ये बना, कोई हो सकता है टाइमलाइन ऐसे चले, तो देखेंगे आपके साल में ये हिस्सा कितना आ रहा है और ये वाला हिस्सा कितना आ रहा है। ये आपकी इनकम या एक्सपेंस हो जाएगा। सबसे पहले क्या होना है, अपना ईयर डिफाइन होना है और उसके बाद प्लॉटिंग होनी है जो उसने पेमेंट्स या रसीट की दी हुई है कि कब कब होती है, उसका एंडिंग क्या है या उसका स्टार्ट कब है, उसको देख। तो ये आपका एक्सपेंस या चार्ज का आराम से काम इस तरीके से होगा। उससे अगली बात, अगर इन एडवांस की कहानी है, इन एडवांस की कहानी है, तो देखना है अगले साल में कितना, अगले साल का कितना हिस्सा बन रहा है। आपका ये वाला साल था, क्या था, ये वाला साल था, यहां पर अगर खड़े हुए हैं तो अगले साल का तो ये हिस्सा हुआ ना, ठीक है, आसमी लगी। और अगर आप यहां पर खड़े हुए हैं
तो फिर अगले साल का ये वाला हिस्सा होगा। तो एडवांस के केस में अगले साल का हिस्सा देखना, एडवांस के केस में अगले साल से रेलेवेंट इस साल में कितनी पेमेंट हुई है। ये आपकी इन एडवांस की कहानी होगी। इन एडवांस या प्रीपेड दोनों एक ही चीज है। एंड व्हाट अबाउट एक्रूवल? हमारे साल में हमारे साल की ही कितनी पेमेंट नहीं हुई। हमारे साल में मीन्स उस साल के अंदर खड़े होकर हमारा साल बना लेना है। इस साल में अगर आप हुए तो इस साल को अपना साल तस्वर करना है, इस साल में आ गए तो इस साल को अपना साल तस्वर करना है। ठीक है। और एक्रूवल के केस में इस साल की कितने महीने की पेमेंट पेंडिंग है। जो भी साल हो रेलेवेंट ईयर की कितने महीने की पेमेंट पेंडिंग है, ये वैल्यू बनेगी। तो ये पूरे का पूरा आपका एक्रूवल इन चंद चीजों के ऊपर सॉल्व हो सकता है। सवाल बीडीसीडी का आएगा, ये बीडीसीडी को डील कर रहे हैं। किसको डील कर रहे हैं? ये दोनों चीजें बीडीसीडी को डील कर रही हैं। बीडी एंड सीडी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग को डील करने के लिए ये वाला हिस्सा है पूरा। और एक्सपेंस या इनकम के लिए ये वाला हिस्सा। तरीकाकार अपने साल में कितना आना चाहिए ये देखना। तो आपका एक्रूवल मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा। इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट की बात वो भी हम कर चुके हैं। इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट में करेक्शन का इफेक्ट, एरर का इफेक्ट, ये देखना होगा। उसके ऊपर हम मजीद प्रैक्टिस करेंगे, मजीद देखते हैं। आप लोगों को मैंने कहा था घर से सवाल करने हैं और जिसमें मुश्किल आए वो बतानी है। तो कितने सवाल किए बेटा? बस ये बताना है कितने सवाल देखे? 35 देखे। सिर्फ स्टडी टेक्स्ट के या क्वेश्चन बैंक के भी? बस। और क्वेश्चन बैंक आप उसकी किए? चलो उसमें से प्रॉब्लम्स आई होंगी, जो मेरे पीडीएफ है उसमें से ज्यादा आई होंगी। ठीक है, जो कहेंगी मैं करवा दूंगा। जी बेटा 32 स्टडी टेक्स के या क्वेश्चन बैंक? जी स्टडी टेक्स के। ठीक हो गया। हाँ जी यस है। स्टडी टेक्स तो है ही कुछ नहीं। हाँ मैं एब्सेंट था। सारे कर दिए। व्हाट अबाउट क्वेश्चन बैंक? लास्ट टाइम हुए नहीं या किए नहीं? अच्छा बस 41 देखा तो नहीं हुआ तो छोड़ दिया। आगे अभी भी आगे की चीज है यार, पता नहीं कब ये मुकम्मल होनी है। हाँ हाँ अच्छा जी, सबसे पहले जो मैंने पेज दिया था कम से कम वो तो करना था ना जी। इसमें कौन कौन से सवाल नहीं हुए बेटा बताएं? बिल्कुल एंड पर है। वसीम एंड को पता नहीं किधर है। अच्छा सबसे एंड पे है वो, लंबे बहुत हेल्दी किस्म का सवाल है ये वाला। ये बड़े एडवांस लेवल के सवाल है, इससे भी बड़े कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे इंशाल्लाह।
वसीम एंड को फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर। ईयर डिफाइन हो गया? यस। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू इट्स शॉप्स रेंटेड आउट इन प्लाजा। हमने शॉप रेंट पे दी हुई है या हमने शॉप रेंट पर ली हुई है? मींस इनकम से रिलेटेड हुआ। अकाउंट कौन सा बनना चाहिए? रिसीवेबल का। कौन सा? रिसीवेबल का। डन। पहली चीज डिफाइन होगी। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखना कि रिसीवेबल का अकाउंट बनाना है या पेबल का अकाउंट बनाना है। रेंट रिसीव्ड इन 18 फॉर 19, रेंट रिसीव्ड इन 19 फॉर 18, रेंट रिसीव्ड इन 19 फॉर 19, रेंट रिसीव्ड इन 19 फॉर 20। अच्छा जी। रेंट फॉर 18 आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 18, रेंट ऑफ 19 आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 19। रेंट इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19 बनाना है। डिफाइन हो गया। काम 2019 का करना है। क्या करना है? 2019 का करना है। गुड हो गया। अब जरा सोचें, मैं इसको दो अंदाज से करवाने लगा हूं। दो अंदाज से मुराद है कि दो चीजों को इकट्ठा करके करवाने लगा हूं। एक आप बनाओगे रिसीवेबल का अकाउंट, इनकम के साथ रिसीवेबल का अकाउंट बनेगा ना। कौन कौन से वेरिएबल हैं इसमें? बीडी, सीडी, ये रिसीवेबल एंट्री, रिसीवेबल डेबिट और इनकम। और यही सवाल है, ये रिक्वायरमेंट है ना। इसका मतलब ये सब एंड पर आएगी। सवाल ये है तो इसका मतलब ये सबसे एंड पर आएगी, बाकी सारी चीजें फिल करनी होंगी। एक एंट्री आती है कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। ये 1 जनवरी 19 हो गया, ये आ गया 31 दिसंबर 19। अगर इन एडवांस की कोई कहानी हुई तो क्या आएगा यहां पर? 1 जनवरी 19 कैरिड डाउन इन एडवांस 31 दिसंबर 19। अब अगर मैं इसको टाइमलाइन पर डिफाइन करूं, ये है 2019। 19 में जोन से भी पैसे आए, चाहे वो 18 के हैं, चाहे वो 19 के हैं, चाहे वो 20 के हैं, चाहे 21 के हैं, चाहे 17 के हैं, क्या वो सारे के सारे कैश में आने चाहिए? जो आए हैं आने चाहिए या नहीं? 19 में भी पैसे आए हैं। अच्छा, अब दिमाग खोल के काम करना है। क्या लिखा हुआ है? रेंट रिसीव्ड इन 18, मींस ये रिसीव 18 में हुआ था, 19 का रेंट 18 में मिला हो, क्या होता है जी? यहां पर 2018 में रिसीव हुआ है, बिलोंग किससे करता है? अगले साल से। 19 से बिलोंग करता है, तो ये कौन सा हो गया? इन एडवांस हो गया। 19 के लिए ओपनिंग बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये फिर इंफॉर्मेशन मुझे पता चली, ये क्या है? 120 2019 से रिलेट करता है और 120 उसकी वैल्यू रिलेट 2019 से करता है। इन एडवांस 18 में आया था, बीडी का हिस्सा बना। लगी समझ? गौर से पढ़ना है। अगली बात, रेंट रिसीव्ड इन 19 में आया है फॉर 18 का रेंट था, मिला कब है? 19 में। अगर 18 का रेंट था, 18 में मिलना चाहिए था, नहीं मिला, तो इसका मतलब है 18 के एंड पर रिसीवेबल होगा। सोचकर बताएं। यहां पर रेंट था 18 का, लेकिन मिला नहीं, 19 में जाके मिल रहा है, इसका मतलब है एंड पर रिसीवेबल हुआ होगा रिसीवेबल। तो इसका मतलब 90 सबसे पहले तो कहां पर आएगा? यहां पर आएगा कि रिसीवेबल था और ये रिसीवेबल मिल गया 19 में। क्या था? पिछले साल के एंड पे क्या था? रिसीवेबल था, इस साल में मिला। बात क्लियर हुई? कब का था? अट्ठारह का था, मिला कब? 19 में। तो 18 के एंड पर रिसीवेबल हुआ ना। सोल्यूशन नहीं देखें,
सोल्यूशन नहीं देखे, सोल्यूशन देखेंगे तो काम गड़बड़ होगा कि मैंने सोल्यूशन में तो कुछ और लिखा हुआ 150 लिखा हुआ, नहीं, मैंने भी आपके सामने क्या लिखा है, 90 पढ़ के 90 लिखा है ना, और वो इस साल में मिल भी गया है। आगे इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसको एडजस्ट करते जाएंगे। आगे चलें, रेंट रिसीव्ड इन 19 फॉर 19, ये तो हमारे साल का ही है, हमारे साल में मिला है, इसका मतलब है कोई इसका सीडी वगैरह बीडी वगैरह नहीं बनता। तो 1400 मिला, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, ये 1400 भी आ गया। 19 का ये है, ना बीडी बनेगा ना सीडी बनेगा। रेंट रिसीव्ड इन 19 फॉर 19 हो गया। रेंट रिसीव्ड इन 19 फॉर 20, रेंट रिसीव इस साल में हुआ लेकिन था अगले साल से रिलेटेड, तो ये 200 रिसीव तो हुआ, क्या हुआ, 200 रिसीव हुआ, क्या ये अगले साल से रिलेट करता है? क्या ये फिर इन एडवांस मिला? तो फिर क्लोजिंग में आना चाहिए कि इसका क्लोजिंग बनता है 2020 का, इन एडवांस पैसे 19 में आए होंगे, ऐसे ही लिखेंगे ना, 20 के पैसे कब आए, 19 में आए, ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट, रेंट फॉर 18 आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 18 150। अब ये इंफॉर्मेशन मिल गई, ये उसने कहा कि 90 मिला जरूर है, 18 से बिलोंग करता था लेकिन 90 ही बैलेंस नहीं था, उसका बैलेंस कितना था, 150 था। इसका मतलब ये हुआ 150 रिसीवेबल था, उसमें से 90 मिला, तो क्या 60 स्टिल रिसीवेबल होगा? बोलें, क्या 60 स्टिल रिसीवेबल होगा 18 से रेलेवेंट? एक बंदे से पैसे आपने लेने हो, 150 रुपया लेना हो, वो 90 रुपया दे दे, साल खत्म हो जाए, हम तरले मिलते करते रह जाएं, भाईजान पैसे दे दे, बंदा अच्छा नहीं लगता बार बार बोलते हुए, भाईजान पैसे दे दे, यही बोलते रहेंगे, पैसे नहीं मिले, वही कहा हाँ बस मेरे ना क्लाइंट से पैसे आने हैं, जो ही आते हैं तो मैं आपको दे दूंगा। क्लाइंट से पैसे आते हैं, घर चाहते हैं, क्लाइंट से पैसे आते हैं, घर चले जाते हैं, साल ऐसे ही गुजर गया। अब साल गुजर गया, साल के एंड पे अगर 60 नहीं मिले तो क्या उसके कहें कि जनाब बड़े पुराने हो गए, खत्म कर देते हैं? ऐसा नहीं है, जब तक कि लिखा ना होगा खत्म करने का तब तक खत्म नहीं करने। इसका मतलब ये हुआ, ये जो 90 था ये रिसीव जरूर हुआ है पिछले साल से रिलेटेड, लेकिन 90 नहीं था, 150 था, 150 में से 90 मिल गया, 60 स्टिल क्या है, रिसीवेबल है, जो कि बिलोंग किससे करता है, 2018 से रिलेट कर। क्लियर? अगली इंफॉर्मेशन, रेंट फॉर 19 आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 19 का ही रेंट, कुछ पैसे मिले नहीं हुए, रिसीवेबल है। आउटस्टैंडिंग किसको बोलते हैं? जो भी रिसीव नहीं हुए। आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल की सूरत में उसको बोलते हैं जो अभी रिसीव नहीं हुए, और पेबल की सूरत में उसको बोलते हैं जो अभी पे नहीं हुए, पेंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब पेंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का वर्ड पेंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, एरियर के लिए इस्तेमाल होता है, बाद में के लिए इस्तेमाल होता है कि बाद में मिलेंगे या बाद में पे करेंगे। 325, तो फिर 19 का रेंट अभी मिला नहीं है, ये 325 क्या फिर मैं यहां पर लिखूं, ये 2019 से रेलेवेंट रिसीवेबल आ गया। ठीक है, अब सारी चीजें लिखी गई हैं, एंड में क्या चीज आएगी, इनकम एज अ बैलेंसिंग अमाउंट आएगा, 1845 सही लिखा है, 1845 ही है।
क्लियर हो गया? ये पास पेपर से मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ सवाल। पास पेपर इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग का नहीं था, FAR का था, मैंने वहां से कन्वर्ट करके इसका सवाल बना दिया था। एक्रूअल प्रीपेमेंट ही बन रही थी, मैंने कहा चलो ये कॉन्सेप्ट के लिए बड़ा अच्छा सवाल है, शामिल होना चाहिए। इसमें क्या है यार, ये सवाल मिलता जुलता नहीं है, बिल्कुल मैच है, ऑप्शन भी सेम ही है। ओह, ऑप्शन सेम है। ये मैंने इसलिए बनाया हुआ है कि आप लोगों को दिखाऊं कि दिखने में सेम सवाल होते हैं, दिखने में सेम सवाल होते हैं, ऑप्शंस भी सेम होती हैं, नाम भी सेम होता है, एक वैल्यू चेंज होने से ऑप्शन कुछ और हो जाती है। तो जब बच्चा अकल नहीं लगाएगा, वो नकल लगाने की कोशिश कर रहा होगा, नकल लगाएगा तो 2 मार्क्स गए। उसने तो अगर ये वाला सवाल है रट्टा लगाया हुआ है, उसने तो याद कर लेना 1845 आंसर था। क्या था? 1845 आंसर था, और सवाल आ गया ये वाला, रट्टा 1845 को लगाया हुआ है, ऑप्शन तक वही आ रही है। कौन सी वैल्यू चेंज है? सिर्फ एक वैल्यू चेंज है, 120 की बजाय 180 किया हुआ, बाकी सारी तो मेरा ख्याल सेम है। 18 और 19, 19 और 19, बाकी सेम है, सेम है। 1845 में 60 ऐड कर दें, 1905 बन जाएगा। 60 ही क्रेडिट साइड पे पड़ा है ना, इधर 120 था, इधर 120 था, आप इधर 180 कर दिया, 60 क्रेडिट साइड पे पड़ा, 60 डेबिट साइड पे बढ़ जाएगा, और कोई चेंज नहीं। तो दिखने में सेम सवाल, लाजमी नहीं है कि वो क्या हो, सेम ही हो। वही एक और सवाल, दिखने में ये भी सेम लग रहा है, लेकिन इसमें भी एक आधी चेंज है, ऑप्शन भी इसकी सेम है। अब वैल्यू मैंने ओपनिंग की चेंज कर दी है, चेंज कर दी है, ओपनिंग की चेंज कर दी है। अब ओपनिंग की चेंज करने से आंसर कहीं का कहीं निकल गया। ऑप्शन एक और बन गई, पहले में ये थी, दूसरे में ये थी, अब तीसरे में चेंज होने के बाद भी वही है। ये क्या कहानी है ना? फिर ये ओपनिंग यहां पर चेंज है, इसमें से 90 आ गए तो बाकी कितने रह जाएंगे? 10 रह जाएंगे। 50 इधर से कम हुआ, 50 इधर CD में से कम हो गया, डेबिट एंड क्रेडिट क्या हो गए? बराबर हैं, वैल्यू ये सेम रह गई। ठीक है, तो ये 2-3 सवाल एक ही पैटर्न के ऊपर हैं, आप खुद जुबानी तौर पर जरूर करें, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। जस्ट मैंने वैसे बताना था आपको, और कोई चीज है यार? कितने सवाल मैंने बनाए हैं? हाँ, तो माइनस ही वैल्यूज अगर वसीम अकरम चेंज कर सकता है तो आई कैबिनेट कंपनी भी तो चेंज कर सकती है ना, क्या नहीं कर सकती? ये क्या जी? What is the treatment of pre-received income in the statement of financial position of the business? Current liability, very good, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरह का सवाल मैंने कल करवाया है, वेरीफाई करें बहुत सही है क्या, एक सही है, कौन सी सही है।
जब जल्दी जल्दी होना चाहिए। अब मैं तरीका कार सिखा चुका हूँ, इसका तरीका कार कल सिखा दिया था मैंने। Higher closing prepaid balance than previous year means that payment for the year exceed the expense. Higher closing accrued income balance than previous year means that receipt of the year is less than income for the year. वेरीफाई करें कि ये ठीक स्टेटमेंट है या गलत है, रट्टा नहीं चलेगा, वेरिफिकेशन करें। पीआरसी में दोबारा से मेरिट आ गया है, मेरिट भी ले सकते हैं बच्चे। मेरिट सर्टिफिकेट, सारे पेपर इकट्ठे पास करो, मैक्सिमम पूरे पाकिस्तान में टॉप करो, मेरिट हासिल करो। तौबा इस्तग़फ़ार। सर क्या आप हमें मेरिट वाले लगते हैं? क्या हम आपको मेरिट वाले लगते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो तीन इकट्ठे हैं गालिबन। वो तो स्लो स्लो वाला बंदा हुआ ना, जिसने 2 अटेम्प्ट्स नहीं, पहली अटेम्प्ट हो और सारे पेपर पास हो। आखिरी अटेम्प्ट मेरिट वैसे मिलना उसको चाहिए जो आखिरी अटेम्प्ट में जाके ना पास कर लेता है। नक्के में जाके हाँ मैं ये कर सकता हूं। बड़ी होती हैं, 6-7 अटेम्प्ट्स होती हैं। नहीं, पीआरसी की जब आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करते हैं कोई भी पेपर, उसके बाद से लेके 15 महीने के अंदर अंदर आपने करना है। अगर कोई अटेम्प्ट ना दे तो काउंट होगा? बिल्कुल, महीने काउंट होने हैं ना। पहली अटेम्प्ट के बाद 15 महीने हैं, बस हो गया। स्टेटमेंट्स दोनों ठीक हैं गलत हैं? दोनों ठीक हैं। बाकी क्यों नहीं कर पा रहे? मैंने तो तरीका कारकाल सिखाया है, आपस में डिस्कशन किए जा रहे हैं, अपनी अपनी वर्किंग नहीं बना रहे। हाँ जी बेटा, आपने बनाई है? क्या हुआ? दोनों सही हैं। Higher closing prepaid balance than previous year means that payment for the year exceed the expense for the year. Prepaid की नेचर डेबिट है, एक्सपेंस है, इसका मतलब है एक्सपेंस का पेबल का अकाउंट बनाओगे। क्या बनाओगे? पेबल का अकाउंट बनाओगे, कोई और नहीं बनाओगे। एक्सपेंस पेबल, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। ये उसका बीडी, ये उसका सीडी नॉर्मल, ये आ गया प्रीपेड का बीडी, ये आ गया प्रीपेड का सीडी। अब कहता है हायर क्लोजिंग प्रीपेड 150 100, ठीक है। इसमें पेबल की बात कर ही नहीं रहा। अब अगर इस यहीं पर बैलेंस कर दूं तो यहां पर क्या आ जाएगा? 50, यहां पे क्या आ जाएगा? 0। अगर मैं यहां पे कोई वैल्यू भी लिख दूं तो भी वैल्यूज आ जाएंगी। मसलन मैं यहां पर 120 लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? 120। फिर ये वाली वैल्यू क्या बनेगी?
170। तो क्या हुआ फिर? मीन्स दैट पेमेंट फॉर द ईयर एक्सीड द एक्सपेंस। वेरीफाई हो गया, पेमेंट ही ज्यादा है एक्सपेंस से। कोई भी वैल्यू चूज कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये वाली वैल्यू पहले चूज कर लेते तो भी वैल्यू इसने निकल आना था। ख्याल सिर्फ ये रखना है, इनकम की कहानी आएगी तो रिसीवेबल का अकाउंट बनाना है, और एक्सपेंस की कहानी आएगी तो पेबल का अकाउंट बनाना है। क्लियर? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं फिर। जी बताएं, ये तो सवाल कल नहीं करवाया था? इसी तरह का था, इसी तरह का था। इसमें तो 9 लाख की कहानी आ रही थी शायद, इसी तरह का था। बताएं जी क्या वैल्यू बनती है? कितना? 3 लाख 6 लाख? पक्का? सितंबर अक्टूबर नवंबर, हाँ जी ठीक है, 6 लाख बनेगा। ठीक है, टाइमलाइन पे कैसे करेंगे? टाइमलाइन आपने ईयर डिफाइन किया 30 सितंबर, क्या डिफाइन किया? कुछ लंबा टाइम नहीं लगता, ये ऐसे ईयर डिफाइन हो जाता है। 30 सितंबर ये ईयर डिफाइन हो गया। फिर दूसरी चीज है, उसने कहा कि जी हमने एक पेमेंट की है 9 लाख की फॉर 3 मंथ्स टू नवंबर तक की। तो इसका मतलब है नवंबर से पीछे 3 महीने ड्रॉ कर दो, नवंबर, अक्टूबर और सितंबर, 3 महीने ड्रॉ हो गए। अब इसकी पेमेंट हो चुकी हुई है यहां पर, तो इसका मतलब साल के एंड पर देखना है कि ये एक्रूवल है, प्री पेमेंट है। हमारे साल में बैठ के अगले साल की 2 महीनों की पेमेंट हो चुकी है। तो पर मंथ बन रहा था 3 लाख, 2 महीनों का कितना बना? 6 लाख। कल यही वाला सवाल करवाया था इस जैसा ही, वहां पर 2 दिसंबर लिखा हुआ था 3 महीने का, तो 3 महीने का एडवांस में कहानी जा रही थी। ये कौन बताएगा? ये यहां पर से पढ़ना शुरू करें, बाद में ऊपर जाएं, यहां से पढ़ना शुरू करें और मुझे आंसर बताना है। मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता। सामने निकाल लिया, ठीक है। कैसे निकाला? फिर वो उसने क्वार्टरली पे किया ना, ठीक है। 7500 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 आ जाएगा। और फिर ये जो है 30 दिसंबर वाली जो पेमेंट किया वो उसने एडवांस में किया, क्योंकि हमारा ईयर एंड हो गया था 31 दिसंबर को, तो फिर वो प्रीपेड हो जाएगा। अच्छा, बिजनेस वाज स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 8, 1 जनवरी 8 को। अब सोचें सर, लीज पे रेंट पे करता हूँ। लीज पे रेंट में मतलब जब चीज लीज पे हो तो तब उसका रेंट तो नहीं पे करता। क्यों? फिर क्या पे करते हैं? क्या फ्री होती है? नहीं,
जमीन से जिसकी डायरेक्ट है वो भी फ्री क्यों होती? लीज पे रहते हैं तो फ्री थोड़ी हो जाएगी। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ फ्री दी हो गई है, मौजा मारो जो मर्जी करो। नहीं गवर्नमेंट गवर्नमेंट जैसा है देखिए अब आपको वही सामने नहीं बेटा, बहुत सारी किस्म की लीज होती हैं, एक नहीं होती। एक रेंट पर देने को और रेंट पर रिसीव करने को भी लीज बोलते हैं, ठीक है। एक लीज होती है जिसके अंदर वो सेल कंसिडर होती है अकाउंटिंग के अंदर, बड़ी आगे की कहानी है, पूरा स्टैंडर्ड है इसके ऊपर, IFRS 16 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा आपको, तो लिहाजा अभी आपके लेवल तक ही रहना है। हाँ जी बताएं, जल्दी जल्दी मचाने वाले बच्चों। जुबानी हो जाएगा सवाल। हमने लिया 1 जनवरी 8 को लीज पे, रेंट पे। द रेंट ऑफ द बिल्डिंग इज पेएबल क्वार्टरली इन एडवांस फ्रॉम द 1st फरवरी। ओहो, फ्रॉम द 1st फरवरी है क्वार्टरली रेंट। कब से शुरू होना है? हमने बिजनेस शुरू किया है लेकिन क्वार्टरली रेंट स्टार्ट होना है इन एडवांस फ्रॉम 1st फरवरी। ये इसका मतलब कब से लेके कब तक का हुआ? फरवरी मार्च अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल का हुआ, ऐसे ही है। अच्छा, स्टार्टेड बिजनेस बिल्डिंग व्हिच इज ऑन स्टार्टेड बिजनेस इन अ बिल्डिंग, द रेंट ऑफ द बिल्डिंग इज पेएबल क्वार्टरली इन एडवांस फ्रॉम 1st फरवरी। पेमेंट ऑफ द रेंट वाज मेड ड्यूरिंग द ईयर फरवरी मार्च अप्रैल। दूसरी पेमेंट अप्रैल मई जून। तीसरी पेमेंट जुलाई अगस्त सितंबर। चौथी पेमेंट अक्टूबर नवंबर और फरवरी मार्च अप्रैल, हाँ मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। ये हुआ नवंबर दिसंबर और जनवरी, और ये हुआ फरवरी मार्च अप्रैल। तो फिर तो ये कहानी गड़बड़ हो गई है, फिर तो सवाल का ऑप्शन गलत बन रही है। क्या बन रही है? ऑप्शन तो फिर 10,000 बनना चाहिए, 10,000 नहीं बनना चाहिए। चले, एक्सपेंस कितना बनेगा? एक्सपेंस हाँ जी, ऑप्शन सही है ही नहीं कोई भी। ऑप्शन 31 दिसंबर के हिसाब से बनी हुई है। ऑप्शन 31 दिसंबर के हिसाब से बनी हुई है। इस सवाल सही हो जाएगा अगर हम जनवरी लिख देंगे, तब सही हो जाएगा। अब एक्सपेंस मैच हो जाएगा कि नहीं होगा?
क्या अप्रैल के एंड में 4 मंथ्स की पेमेंट होगी, 3 मंथ्स की करनी है 4 मंथ्स की कैसे हो रही है? जनवरी फरवरी और मार्च होगा। नहीं, फरवरी में हो रही है, लेकिन अगर स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी था, हमने पेमेंट लेट की तो अलग कहानी है। ठीक है, रेंट तुम्हारा जब से स्टार्ट होगा ना, तो 7500 ज़रब 4 करी कितना बनता? 30,000। तो इसका मतलब 30,000 एक्सपेंस बनना चाहिए। हाँ, इन एडवांस है, लिखा है ना एडवांस, लिखा है हाँ, वो तो एग्रीमेंट है एडवांस का। तो अगर एग्रीमेंट फॉलो ना किया जाए, आप करते हैं एग्रीमेंट फॉलो? नहीं करते ना, पाकिस्तानी कौम है। अगर ना हो तो कोई दूसरे भी मजबूरन में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हमारे तो रची बसी हुई है चीज। मैं ये नहीं कह रहा कि पांचों उंगलियां बराबर होती हैं, यहाँ पर भी अभी भी लोग ऐसे हैं जो टाइमली क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा था, इसका 30,000 एक्सपेंस बन रहा है, और ये यहाँ तक दिसंबर तक का हो गया। ये जनवरी फरवरी और मार्च अगले साल का है, तो ये प्री पेमेंट बन जाएगा। ये सही है। इतने भी वही लिखा है, लेकिन चीज़ों को कन्वर्ट नहीं किया गया। चलें, ये बताएं। Business has year end September and receive an invoice for rent 6 lakh for the 6 months to 31 December. What accrual or prepayment is required for the invoice in the year end accounts? जी, अपना ये डिफाइन कर लिया करें, खुदारा कर लिया करें, टाइमलाइन बना लिया करें, गलती से बच जाएंगे आप। जितना टाइम आप लोग सोचने में लगाते हैं ना, उससे जल्दी टाइमलाइन बन जानी है। तीस सितंबर ईयर एंड डिफाइन कर लिया। रिसीव एन इनवॉइस फॉर रेंट, रिसीव्स एन इनवॉइस फॉर रेंट ऑफ 6 लाख फॉर द 6 months टू 31 दिसंबर। रिसीव्स एन इनवॉइस, नोट द रिसीव द अमाउंट। और हमने बिजनेस स्टार्ट किया है और हमने शॉप किराए पर ली होगी, ठीक है। इनवॉइस मिलने का मतलब ये नहीं है कि हमने पैसे दे दिए। तो ये तो एक्रूवल की कहानी लग रही है मुझे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना ईयर डिफाइन करते हैं। ईयर क्या है जी? 30 सितंबर हो गया डिफाइन। अच्छा, business has year end this and receives an invoice for rent of 6 lakh for the 6 months to 31 दिसंबर। मुझे एक इनवॉइस मिली है जो यहां से लेके यहां तक की है, स्टैंडिंग 31 दिसंबर है। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो अगले साल से रिलेटेड है, अभी तक पेमेंट नहीं हुई, इसकी भी पेमेंट नहीं, हमारे साल में जो बिलोंग कर रहा है। कौन कौन से महीने?
ये दिसंबर है, ये नवंबर है, ये अक्टूबर है, सितंबर, अगस्त और जुलाई। तो 3 महीने का क्या बन रहा है? पेएबल बन रहा है। क्या बन रहा है? पेएबल बन रहा है। हमने हमारे साल के पैसे पे नहीं किए हुए। इनवॉइस क्या कहती है? इनवॉइस होती है कि पेमेंट कर दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। और वो इनवॉइस मिली है 6 महीने की इकट्ठी। ये नहीं बताया वो आज जनवरी में मिली, फरवरी में मिली, मार्च में मिली, अक्टूबर में मिली, दिसंबर में मिली, किस महीने में मिली। मिली सही तो दिसंबर में मिलेगी तो अभी क्या देखना है? जनवरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर उसका खर्चा लिखा जाना चाहिए है। बोले जी फिर इनवॉइस रिसीव की मींस एक्रूअल्स हुई। एक्रूड रेंट 3 महीने का कितना हुआ? 3 लाख हुआ कि नहीं हुआ? 6 महीने में नहीं बनते। 6 महीनों का कितना? 6 लाख। 1 महीने का 1 लाख, 3 महीनों का 3 लाख। समझ लग गई? चलो जो भी हमने सवाल किया ना वो सीमेंट को वाला, उसको ध्यान में रखना। ये वाला सवाल करें, जल्दी करें जल्दी। हाँ जी, हो गया। हो गया शाम से। थैंक यू फॉर यस। सवाल ये आया जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए एक्रूड इनकम को सेपरेट शो करेंगे? तो यस, आप अलग से शो करते हैं। हाँ जी, एक्स लिमिटेड रेंट्स इट्स बिल्डिंग टू वाई लिमिटेड एट 31 दिसंबर 18 वायल ओड 4500 फॉर रेंट। ये तो कल भी इस तरह का सवाल करवाया था। ये वही वाला सवाल नहीं है, तो कल वाला सवाल ही है। वायल 4500 ओड है तो देने हैं, तो हमने क्या करने होंगे? रिसीव करने होंगे। ऑप्शन के बगैर करना सीखे ना। हो गया?
हाँ जी, 4 ऑप्शन में से कौन सी सही है? 9400 पक्का? हाँ जी, 9400। चलें भाई, एक अच्छा सवाल है। बनाइए जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी बनाए। सी ऑप्शन इंक्रीज बाय 1100, एसेट भी इंक्रीज 1100 होंगे और कैसे बनाया? अच्छा जी, एनर्जी prepared the draft year-end accounts but didn't adjust fees for a prepayment 1500 and approval. Expense debit, investment credit. तो एसेट 1500 से डेबिट हुआ, एक्सपेंस क्रेडिट हुआ 1500 से और एक्सपेंस डेबिट हुआ 1100 आ गया। ठीक है जी, तो ऑप्शन सी तो बन ही नहीं रही, कैसे? तो और से पढ़ना है, ऑप्शन सी बन ही नहीं रही। लॉजिकली मैंने कल लॉजिक सिखाई, ऑप्शन सी तो आई, आपने सी कैसे बनाई? बेटी ने एंट्री बिल्कुल ठीक बनाई हुई है, मींस उसकी डगर बिल्कुल ठीक है, मैंने जरा सा गाइडेंस देनी है उसे। आपने सी कैसे बनाई? मैंने 1500 में 400 निकाला। 1500 में 400 निकाला, चलो साइड दे हो गया। कोई इक्विटी बन गई, इक्विटी में हैं? क्या बात है। हाँ जी, यही किया था, 1500 में 400 निकाला। 1500 में से 400 निकाला और
असी सज्जे खबे वेख के जान दो। हाँ जी बेटा जी, आपने कैसे बनाया, क्या बनाया? रफली किया है, लेकिन मुझे इतना पता है कि इंक्रीज होगा 1100 से। क्या प्रॉफिट? Yes, एंड व्हाट अबाउट एसेट्स? 1900 से इंक्रीज होगा। 1900 से इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, किस बेसिस पे? तो यहाँ पर तो 1900 एसेट की तो ऑप्शन ही नहीं आ रही। सर और एसेट जो है डिक्रीज होगा। एसेट डिक्रीज होगा 400 से। किस तरह से? सर कोई लॉजिक चाहिए ना। आपने बिल्कुल सही काम किया हुआ है बेटा, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा रही हो आप। जी मुझे ये बताओ, क्या वसीम अकरम ने कल परसों से लेकर जितने दिन हैं हर बात एंट्री की बेस पे चलने का बोला है मेजरली? क्या मैंने एंट्री सिखाई हैं? कल एक्रूअल की भी एंट्री से इस काम स्टार्ट किया ना मैंने। इवन आपको जो टी अकाउंट सिखाया वो भी एंट्री की बेस पे सिखाया है। तो आप लोग एंट्री क्यों नहीं पास कर रहे हो प्री पेमेंट की? प्री पेमेंट और दूसरी एंट्री किसकी थी? एक्रूअल की। 2 एंट्रीज बनानी थी। प्री पेमेंट की एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुआ तो क्या बनेगी? प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, ये बनेगी। और एक्रूअल की एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, 2 एंट्रीज बनेगी। क्या बनेगी? एंट्री नहीं बनाओगे ना तो टक्करे मारोगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के टिक लगेगा तो शायद ठीक हो जाए। पहली एंट्री किससे होगी? एक है एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट 400 से, और दूसरा है प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस 1500 से। अब क्वेश्चन है, ये क्रेडिट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस का हेड, इससे प्रॉफिट बढ़ेगा। ये कम हुआ, वो डेबिट हुआ, इससे प्रॉफिट कम होगा। तो नेट इफेक्ट कितना आया? 1100 से प्रॉफिट बढ़ेगा। अब 1100 से प्रॉफिट बढ़ेगा, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है। ये दो तो फारिग हो गई। क्या हो गई? ये दो तो क्या हो गई? आउट हो गई, क्योंकि इसमें तो प्रॉफिट कुछ और ही लिया हुआ है। 1900 लिया हुआ है, एक में 1500 लिया हुआ है। ये दोनों तो आपने कहा कि ये तो रिजेक्टेड है। ठीक है, ये बताएं, ये दो तो ले लिए हैं हमने, क्या ये एसेट है या ये लायबिलिटी है? ये तो है ही लायबिलिटी। रिक्वायरमेंट क्या कही है? एसेट क्या होगा? एसेट डेबिट हुआ या क्रेडिट? एसेट की नेचर डेबिट है क्रेडिट? डेबिट में डेबिट ऐड होता है या नहीं? अगर डेबिट हुआ है प्रीपेड तो फिर एसेट बढ़ेगा कम होगा, और किससे होगा? 1500 से। तो ऑप्शन कौन सी ठीक हो गई? बोले, ये ठीक हो गई। आप फिर रहे हैं पता नहीं कौन सी दुनिया में, कौन सी जगह पे। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, कौन सी जगह पे हैं आप उस पर? स्कूल के सामने खड़े हुए। और ये आया कहाँ से है? इस्लामाबाद से मैं लाहौर से शिफ्ट हो गया हूँ, फैसलाबाद शिफ्ट हो गया हूँ। हाँ, वो उनके पास होगा, पता नहीं इसके अंदर है क्या क्या नहीं है। इंटरनेशनल फाउंडेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे। तो मैं बेसिकली फैसलाबाद शिफ्ट हो गया, वो तो मैंने घर छोड़ दिया हुआ है याद।
या तो रिटर्न में डाल दें, या रिटर्न में डाल दें, या फिर अगर सरोपा में आप जो कोने पे शॉप है उसको पकड़ा दे, मेरा गुजर होगा वहाँ से ले लूँगा मैं। बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर ना लेफ्ट साइड पे चिकन की शॉप है, उस पकड़ा देंगे आप। मेरा ईद के नज़दीक चक्कर लगेगा वहाँ पे शायद, तो वो मैं पिक करवा दूँगा वहाँ से, पिक करवा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ओके। बात समझ लगी बच्चों? क्या आपको लॉजिक समझ लगी? बेटा बात ये है, आपको कोई भी सवाल दे के किसी भी चीज का इफेक्ट पूछ सकता है, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के हेड्स को देखना है डेबिट एंड क्रेडिट में, और प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट होती है। और ऑन अदर हैंड जब आपने एसेट्स को देखना है तो फिर सिर्फ एसेट्स को देखना है, एंट्री बनाओगे सिर्फ एसेट को देखोगे। ठीक है, सेम सवाल एक इधर भी है। ये बताएं जी। कर लेना। इसमें क्या मांगा है? यहाँ पे हेडिंग क्या दी है? नेट प्रॉफिट एंड नेट एसेट क्या होते हैं? एसेट माइनस लायबिलिटी या फिर इक्विटी। इक्विटी नेट एसेट किसको बोलते हैं? इक्विटी का दूसरा नाम है, और जो प्रॉफिट है वो इक्विटी में जाता है। तो जितना इफेक्ट प्रॉफिट पे होगा वही इफेक्ट किस पे होगा? नेट एसेट पे होगा। मैंने कितनी चीजें चेंज की हैं? मैंने सिर्फ रिक्वायरमेंट नहीं चेंज की, मैंने सिर्फ और सिर्फ हेडिंग चेंज की है। क्या चीज चेंज की है? हेडिंग चेंज की है। और हेडिंग चेंज करने से मेरी ऑप्शन ए से उठ के किस पे चली गई है? सी पे चली गई। सवाल एक ही है, दिखने में सेम ही लग रहा है, लेकिन जॉब चेंज है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, गौर से पढ़ना क्या बात कर रहा है, और फिर उसके हिसाब से सोचना कि अब मुझे क्या करना है। एंट्री ही होनी है, काम एंट्री से ही होगा। नहीं एंट्री करोगे तो नहीं होना, सही नहीं होना। फिर वही वाला काम होगा, इसमें मैं प्लस कर दूं या मैं इसमें माइनस कर दूं, या 1500 में से प्लस करोगे तो 1900 ऑप्शन है, 1500 में से 400 माइनस करोगे तो 1100 ऑप्शन है, और अगर 1500 ही रहने दोगे तो 1500 की ऑप्शन है। ठीक है, तुम 400 नाल मल्टीप्लाई की जाओ। नेकियां थोड़ी ने रमजान शरीफ दियां कि मल्टीप्लीकेशन 70 दिन नाल मिलती जाएगी। थानू जिन्नियां करोगे मल्टीप्लाई बाय 70। आई थिंक सो अब हमें स्टडी टेक्स्ट को एक्रूवल के लिए गो थ्रू कर देना चाहिए कि स्टडी टेक्स्ट में क्या कुछ आया, पहले से चेंज हो गया हुआ है। अगर कोई पुराना बंदा है जिसने पहले का पढ़ा हुआ है तो अब इस चैप्टर में चेंजेस आ गई हैं। क्या आ गई हैं? इस चैप्टर में चेंजेस आ गई हुई हैं। इस चैप्टर में अच्छी खासी चेंजेस हैं। अच्छी खासी से मुराद है अकाउंटिंग का जो व्यवहार है ना, थोड़ा थोड़ा सा उसकी चीजें थोड़ी थोड़ी सी चेंज की हैं, लेकिन बच्चों के लिए ज्यादा कंसिडर हो सकती हैं, मेरे लिए थोड़ी सी हैं। एक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स,
Accrued expense are expenses incurred but not yet paid, and accrued income are income earned but not yet received. ये accrued मतलब बाद में, ठीक है जी। Prepaid expense and unearned income is defined as the expense paid or income received in advance but which has not yet incurred on earned. ये अभी तक earn नहीं हुई या expense अभी तक incur नहीं हुआ। Period end adjustments of accrual and prepayment is important to calculate profit by matching income and expense. एक पीरियड एंड एडजस्टमेंट लाजमी तौर पर होनी है। These adjustments results in recognition of asset, income receivable or prepaid, expense and liability, unearned income और expense payable। वो टी काउंट की कहानियां हैं। Accrued and prepaid expense, पहली कहानी क्या बताइए जी? Accrual या मैचिंग कॉन्सेप्ट। Record income when they are earned but not when they are received in cash। जब वो अर्न हो जाए तो रिकॉर्ड करो। 4 महीने के पैसे आए हैं, 6 महीने के आने थे, तो इनकम कितने महीने की लिखी जाएगी? 6 महीने की लिखी जाएगी। 10 महीने के पैसे आए हैं, इनकम 12 महीने की आनी चाहिए थी, तो इनकम कितने महीने की लिखेंगे? 12 महीने की लिखेंगे। कैश बेसिस वर्सेस एक्रूअल बेसिस, कल थोड़ी सी बात हुई है, इसको पढ़िएगा। एक्रूड एक्सपेंस से रेलेवेंट एंट्रीज, पहली एंट्री होगी पेमेंट ऑफ एक्सपेंस ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। क्या होगी जी? एक्सपेंस डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। ये मैं अज्यूम करने लगा हूं 8 मंथ्स की पेमेंट हुई है, 4 मंथ्स की पेमेंट नहीं हुई, तो एक हिसाब से 80 की पेमेंट हो गई है। तो जब पेमेंट की तो हमने कहा एक्सपेंस डेबिट करो और कैश को या बैंक को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। और ईयर एंड के ऊपर हमने देखा कि 4 महीने की पेमेंट नहीं हुई, तो 4 महीने की पेमेंट 40 क्या कर देंगे हम? एक्रूवल्स कर देंगे। एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। अगले साल में क्या होगा? अगले साल में जेन्युइन एंट्री होनी चाहिए कि 4 महीने की जब आप पेमेंट करोगे तो पेएबल डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पेएबल डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट, क्योंकि उधार हुआ है तो उसकी जेन्युइन अकाउंटिंग क्या है? ये है। पहले ये वाली कहानी ऐसे नहीं थी। पहले बुक में, पिछली बुक में 2023 वाली बुक में एक्रूवल के चैप्टर में ऐसे कहानी नहीं थी। वहां पर रिवर्सल करते थे इस एंट्री की और फिर एंट्री एक्सपेंस में लिखते थे। वहां पे क्या करते थे कि जब पेमेंट की तो उसने लिख दिया एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ये 40 लिखा और फिर इस हिस्से की रिवर्सल करते थे। मींस पेएबल डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। तो ये 2 एंट्रीज मिलकर ये पेएबल हुआ, ये कैश क्रेडिट हुआ। ये 2 एंट्रीज मिलकर बनाती थी फाइनल ये वाली एंट्री। ठीक है? अब भी ये रेक्टिफिकेशन में काम आएगी ये वाली चीज। जेन्युइन एंट्री क्या? जेन्युइन एंट्री है पेएबल डेबिट और कैश। पेएबल डेबिट और कैश बोले। और अगर अकाउंटेंट ने कर दी ये वाली एंट्री रॉन्गली तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या उनसे बन जाएगी? फिर ये वाली एंट्री क्या बन जाएगी? रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री बन जाएगी। ठीक है? ताकि अल्टीमेट रिजल्ट क्या आ जाए? पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट।
जेन्युइन एंट्री क्या है? अगर एक चीज उधार पे है, उसकी पेमेंट करनी है, तो जो उधार हुआ है उसकी पेमेंट करनी है, तो पेबल डेबिट करोगे और कैश या बैंक को क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे। होपफुली यू गॉट द पॉइंट। अब इसके बारे में मैं आपको पहले बोल चुका हूं, ये एक्सपेंस का अकाउंट नहीं है। ये किसका अकाउंट है? एक्सपेंस पेबल का अकाउंट है। अगर आप एंट्री से समझना चाहते हो और अपनी जिंदगी सुकून में रखना चाहते हो तो इसे एक्सपेंस अकाउंट नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? एक्सपेंस पेबल का अकाउंट बोलोगे, तब एंट्री बना जाओगे। तो सारी चीजें उधार पे तसव्वुर कर लोगे, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, बात खत्म हो जाएगी। सो इट्स नॉट एन एक्सपेंस अकाउंट, इट्स अ अकाउंट ऑफ एक्सपेंस पेबल। आप अगर गौर से देखें तो यहां पर उसने लिखा हुआ है टू प्रिपेयर अ मेमोरेंडम अकाउंट। मेमोरेंडम होता है बस एवं ही रफ अकाउंट, ठीक है? नोशनल अकाउंट भी इसको बोल सकते हैं, जिसकी एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं होती। अगर मैं इसको एक्सपेंस की का बोलूंगा अकाउंट, तो फिर ये क्या बनेगा? नोशनल चीज बनेगी। लेकिन अगर मैं ये तसव्वुर कर दूंगा कि हर किस्म का एक्सपेंस क्या है, उधार के ऊपर है, और इसको कहूं कि ये एक्सपेंस पेबल का अकाउंट है, तो फिर ये क्या हो जाएगी? कहानी ठीक हो जाएगी, जेन्युइन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये लंबा चौड़ा सवाल है, ये उसी तरह का सवाल है ये मैंने आपको करवाया है, थोड़ा सा करवाया ना। इसकी ये वाली यहाँ पे 2018 का 19 में आया, 19 के पैसे 20 में आए, 20 के पैसे 19 में आए, ये उस तरह का सवाल है। थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन लेंथी सवाल है। मैं इस वक्त इसको डिस्कस नहीं करूंगा, मैंने अभी सारी अकाउंटिंग की डिस्कशन करनी है। प्रीपेड, एडवांस पे पेमेंट। एडवांस पे पेमेंट की एंट्री क्या होनी चाहिए जेन्युइनली? एडवांस में पेमेंट की, मुझे पता है मैं आज 31 दिसंबर पर या 30 दिसंबर पर बैठे पेमेंट कर रहा हूं अगले साल की, तो मैं क्या एंट्री पास करूं? प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट करूं, ठीक है? लेकिन अगर मैं चाचा असलम बन जाऊं, चाचा असलम का पता? चाचा असलम कल मैंने बताया था, कौन था? अकाउंटेंट है। ये अकाउंटेंट है, मैट्रिक पास, FA पास, BA पास, MCOM, BCOM, BA, BBA, MBA, जो मर्जी कर लें। ये चार्ट अकाउंटेंट नहीं है, ना ही चार्ट अकाउंटेंसी का थोड़े से भी इसके पास से भी गुजरा हुआ है। तो इसको जो काउंटिंग एंट्री आती है, इसे एक हिसाब से कैश बेसिस ऑफ काउंटिंग आती है बस। उसको एक्रूअल में शिफ्टिंग कौन करता है? आप लोग, CA वाले, ठीक है? और एक बहुत बड़ा किरदार होता है हमारा ईयर एंड पे। मैंने कोई 7-8 साल जॉब किया अकाउंट्स डिपार्टमेंट में और कंपनी में, उसके बाद मैं टीचिंग फील्ड में आया हूँ। तो ईयर एंड पर जब हमारा ऑडिट वगैरह की कहानी आती है, तो हमारा एक मेजर काम, कोई 2-3 दिन लग जाते हैं उन अकाउंटेंट्स के मसले मसाइल को ठीक करने में। वाह जी वाह, क्या बात कर दी है। पहले चार्ट अकाउंटेंट को रख लो तो बेटा चार्ट अकाउंटेंट एंट्री तो पास करता नहीं है, उन्हें तो सीट पे बैठा है तो ऑर्डर चलाने, ठीक है? चार्ट अकाउंटेंट का काम होता है डेली बेसिस के ऊपर जो मियां साहिबान हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ मीटिंग खेलना। एक मिनट, अच्छा
अच्छा जी, तो जेन्युइन एंट्री एडवांस पेमेंट की है प्रीपेड डेबिट और कैश क्रेडिट। एडवांस पेमेंट रिकॉर्डेड एज प्री पेमेंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अगर कोई सही अकाउंटेंट बैठा हुआ है, उसे पता है कि ये अगले साल से रिलेटेड पेमेंट है, तो वो सही बुकिंग कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर वहां पर कौन बैठा हुआ है, चाचा उसमें बैठे हुए हैं, तो फिर वो ये वाली एंट्री पास कर देंगे, रिकॉर्ड एज एक्सपेंस कर देंगे। हमें दोनों आनी चाहिए, क्योंकि हम कौन है, हमें चार्ज अकाउंटेंट, हमें दोनों आनी चाहिए कि अगर ये वाला काम हुआ है तो कैसे डील करना है, और अगर ये वाला काम हुआ है तो कैसे डील करना है, ठीक है। पेमेंट अगले साल से रिलेटेड, पेमेंट है अगले साल से रिलेटेड, और हमने बुक कर दी उसे प्रीपेड पे, तो बिल्कुल ठीक किया। पीरियड एंड एडजस्टमेंट क्या होगी, टू रिकॉर्ड द एक्सपेंस to extent it has been incurred due to passage of time or through use and consumption। मैं अज्यूम करता हूं कि यकम जनवरी को ही पेमेंट कर दी रेंट की, और 15 मंथ का रेंट पे कर दिया। कितने मंथ का, 15 मंथ का रेंट अगर 10 रुपए के हिसाब से हो तो कितना बनेगा, 15 months at the rate of 10 कितना बनेगा, 150। साल का बनता कितना है, 120। अगर मैंने प्रीपेड बुक कर दिया 150 और पहली एंट्री का पे पास कर दी 150, अब मैं हर महीने 10-10 की वैल्यू उठाऊंगा और एंट्री पास करूंगा एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड क्रेडिट। हर महीने क्या करूंगा, प्री पेमेंट में से वैल्यू निकालूंगा और कहां पे लेकर जाता जाऊंगा, एक्सपेंस में। हर महीने लेके जाता जाऊंगा, हर महीने मेरा एक्सपेंस बुक होता रहेगा, और 12 के 12 महीनों में मेरे 12 महीने क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, और मेरी एंट्री हो जाएगी एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड क्रेडिट। यूं मेरे 120 रुपए कहां पे पहुंच जाएंगे, एक्सपेंस में। 120 रुपए कहां पे पहुंच जाएंगे, एक्सपेंस में पहुंच जाएंगे, और एंड पर क्या बच जाएगा, 30 रुपए बच जाएंगे, जो अगले साल से रिलेट कर रहे हैं। और अगले साल भी यही वाली एंट्री पास करूंगा, एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड क्रेडिट। अब इसको हम टी अकाउंट में शिफ्ट करते हैं। ये प्रीपेड का अकाउंट बन गया, या फिर पेबल। एक्सपेंस का कहानी है ना, बोलो, एक्सपेंस की कहानी है ना, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक। सीडी यहां पर भी आ सकता है, सीडी यहां पर भी आ सकता है, एंट्री वैसी ही है। अब अगर आप कहें कि पहले ही प्रीपेड या पेएबल डेबिट किया कितने से, 150 से, तो डेबिट बन गया, बोले, और फिर मैंने 120 को शिफ्ट किया एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड क्रेडिट करके, तो एंड में बैलेंस कितना बच जाएगा, 30 का, सीडी बच जाएगा। अगले साल का ओपनिंग होगा बीडी 30 का, और फिर से मैं कहूंगा कि अब मैं एंट्री पास करता हूँ एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड क्रेडिट, तो मेरा 30 का भी हर महीने 10-10 का क्या होता जाएगा एक्सपेंस में
ट्रांसफर होता जाएगा। ठीक है, बात समझ लग गई। अगर कभी एंट्री भूल जाओ, तो वही वाला एंट्री टी अकाउंट में बनाना। क्या करना? टी अकाउंट बनाना और एंट्री लिखना पेबल के हिसाब से। फिर पेबल आंखें बंद करना, पेबल की आंखें बंद करना, रह जाएगा सिर्फ प्रीपेड और एंट्री बन जाएगी। प्रीपेड डेबिट और कैश क्रेडिट, और एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड क्रेडिट। ठीक है, ये होगी कहानी एक कि अगर स्टार्ट में ही जब पेमेंट की है तो क्या लिख दिया? बोले क्या लिख दिया? प्रीपेड लिख दिया। अब दूसरी कहानी करते हैं, अगर चाचा असलम हम बन जाए तो नहीं बनेंगे ना। अगर मैं बन जाऊं, चलो मैं चाचा असलम हूं, तुम चार्ट अकाउंटेंट क्या हूं? मैं चाचा असलम हूं, तो हम चार्ट अकाउंटेंट हो। तो मैंने ये एंट्री बनाई है एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। लो जनाब, अब आप चार्ट अकाउंटेंट बने, पीरियड एंड एडजस्टमेंट बनाए। क्या बनाए? पीरियड एंड एडजस्टमेंट बनाए। तो मैं जो आपको बार बार सिखा रहा था, प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, वो क्या थी? पीरियड एंड एडजस्टमेंट यही वाली थी, क्योंकि अक्सर औकात हमें ये वाली करनी पड़ती है। अक्सर औकात इंडस्ट्री में हमें चाचा असलम ही मिलते हैं और वो एक ही एंट्री करते हैं, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। जो उनसे भी साल की हो उन्हें नहीं टेंशन होती, कैश तो क्या एक्सपेंस। टेंशन बाद में किसको होती है? मुझे और आपको टेंशन होती है। पर हम भी वो टेंशन पूरा साल नहीं पालते। आखिरी दिन उठते हैं, साल खत्म होता है, एक दो दिन लगाते हैं, चीजों को सॉल्व करते हैं, कहानी क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं। ठीक, तो दो किस्म की कहानियां होती हैं। एक कंपनी होती है जो हर महीने अकाउंट्स बनाती है। क्या बनाती है? हर महीने अकाउंट्स बनाती है। तो जो हर महीने अकाउंट्स बनाती है ना, वो वाला काम करती है कि पेमेंट की तो क्या कर दिया? प्री पेमेंट में पैसे फेंक दिए। अब हर महीने क्या कर रहे हैं? एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड क्रेडिट करके पैसे लेकर आ रहे हैं। ये वाले खर्चा हर महीने 10-10 रुपए आता जाएगा यानी। और जो आम सी कंपनी है जो हर महीने अकाउंट्स नहीं बनाती है, उधर चार्ट अकाउंटेंट्स भी बहुत कम होते हैं, तो फिर वहां पर चाचा असलम होते हैं। चाचा असलम को एक ही एंट्री आती होती है, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। तो वो ये वाली काम करते हैं। पहले जो आपकी बुक में मौजूद था वो सिर्फ ये मौजूद था। क्या था? सिर्फ ये तरीकाकार मौजूद था। 2023 वाली बुक जो अभी 25 तक चली है, अब आप 26 में आ गए हैं, स्कीम चेंज हो गई है। स्कीम चेंज होते साथ बुक के अंदर कुछ एंट्रीज आई हैं और कुछ तरीकाकार मजीद वजह किया गया है। तो जेन्युइन एंट्री अगले साल से रिलेटेड है, तो वो क्या है? वो आपने लिखनी है, प्रीपेड डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है, लेकिन ईयर एंड एडजस्टमेंट है तो फिर प्रीपेमेंट नहीं लिखा हो तो यही वाली है, प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस। और यही वाली एंट्री 99.99% फाइनल अकाउंट में आनी है। कौन सी वाली एंट्री? ये वाली, पल्ले बांध लें। मैंने अभी 1-2-3 दिनों में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में किस पे चले जाना है? फाइनल अकाउंट पे भी आपके साथ चले जाना है ना, कि नहीं जाना? जाना है ना। एक बड़ी मेन चीज है फाइनल अकाउंट, उसका तरीकाकार सिखाना है मुझे आपको, ताकि आप लोग सीख जाएं चीजें। तो ये वाली एंट्री पल्ले बांध लो, ये फाइनल अकाउंट में भी काम आनी है। ये फाइनल अकाउंट के सवाल में भी आ सकती है, ये करेक्शन ऑफ एरर में भी आ सकती है।
ज्यादा आती है ये वाली, ये कम आती है। चलिए अगले साल क्या होगा? अगले साल सिचुएशन ये होगी कि अब आपका एक अकाउंट है एक्सपेंस का, हम बनाए जा रहे हैं एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। अब ज्यादा ओवर स्टेट हो रहा है, तो हमने कहा कि अच्छा वो मसला ही नहीं है, हम तो चार्ट अकाउंटेंट है, 30 रुपये इधर से निकालेंगे, इस अकाउंट में भेज देंगे, इसका नाम रख देंगे प्रीपेड, ठीक है। एंट्री इधर से निकल करके तो चली जाएगी, इधर प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, यही वाली एंट्री हो गई ना। अब ये होने से स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में सही 120 चला गया और ये सीडी भी 30 चला गया। इस सीडी के बाद अगला साल नेक्स्ट ईयर क्या बीडी होगा 1 जनवरी को प्रीपेड का। अब ये वाला खर्चा हमारे साल का एक्सपेंस है जो पिछले साल में लिखा गया हुआ है। अब इससे रेलेवेंट वही वाली एंट्री होनी है, एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड क्रेडिट, क्योंकि खर्चा पिछले साल में पेमेंट हो चुकी हुई है। ये ले जाओ, यहाँ पर यही वाली आएगी एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड क्रेडिट। सिंगल अकाउंट सिस्टम में वंस अगेन आसान काम करने के लिए मैंने आपको क्या बोला हुआ है, एक्सपेंस का क्या बनाओ, ये पेबल का अकाउंट है, ये तस्वीर करो, फिर एंट्री बन जाएगी इंशाल्लाह। एक्रूल एंड प्री पेमेंट कॉम्बो, क्या मैं करवा चुका हूँ? कॉम्बो डील भी आपने एक्सपेंस पेबल के हिसाब से सोचना है सारी एंट्रीज, ठीक है। और फिर प्री पेमेंट की क्या कर दोगे, बस ओपनिंग और क्लोजिंग लिख दोगे। ये कंबाइंड अप्रोच हो गई एक्सपेंस फाइंड करने के लिए। आगे बढ़े, ये भी हो गया, ये एग्जाम्पल है, लंबी चौड़ी कहानी है। एक्रूड एंड अनअर्न्ड इनकम, सेम पैटर्न के ऊपर क्या होगी, इनकम होगी। सेम पैटर्न पे क्या होगी, इनकम। एक्रूड की कहानी बड़ी आसान सी है, लोग कहते हैं एक्रूड की मुश्किल है, मैं कहता हूँ एक्रूड की आसान है। हमारे साल की पेमेंट मुकम्मल नहीं हुई होगी, कुछ पेमेंट क्या होगी, पेंडिंग होगी, तो जितने ऐसे की पेंडिंग है उतने ऐसे की क्या बनाएं, वैल्यू बनाएं और एक्रूड की एंट्री बना दें। एक्रूड वो इनकम रिसीवेबल के साथ सोचोगे ना, इनकम रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट, या एक्रूड इनकम डेबिट और इनकम क्रेडिट। कैश डेबिट इनकम क्रेडिट 80 रुपए, जो हमने अमाउंट से ज्यूम किया वही वाली दे रहा हूँ। अब पैसे कितने आए हुए, 80, 40 रुपए हमारे साल के अभी टेनेंट ने पे नहीं किए, तो मैं क्या करूंगा, रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट कितने से 40। अगले साल मुझे पैसे मिल जाएंगे, क्या होंगे, पैसे मिल जाएंगे। मैं एंट्री पास करूंगा कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। कल भी बोला कि रिसीवेबल के हिसाब से सोचना शुरू कर दें तो ज़िंदगी क्या हो जाएगी आपकी, इंशाल्लाह सुकून में आ जाएगी, आप एंट्री से ही सोच लेंगे। होपफुली यू गॉट द पॉइंट। और इनकम का अकाउंट इनकम नहीं है, इनकम रिसीवेबल का। अब एंट्रीज याद हो जाएंगी, अब एंट्री रट्टा लगाने की जरूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट और
रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है जी। अब अर्नड इनकम का दूसरा नाम डेफर्ड इनकम भी है। क्या है? डेफर्ड इनकम भी है, इनकम इन एडवांस भी है। चाचा स्वयं बने या दूसरा काम करें, तो चार्ट अकाउंटेंट बनना है, चले चार्ट अकाउंटेंट बन जाए। चार्ट अकाउंटेंट बनेंगे तो एंट्रीज जैसे एक्सपेंस ही करवाई, वैसे चार्ट अकाउंटेंट बन के एंट्रीज करके तो दिखाओ जरा, सोचो जरा क्या करोगे। इन एडवांस पैसे सारे एक अकाउंट में लिखने हैं। मैं चला देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ। कैश डेबिट, अनअर्न्ड इनकम या डेफर्ड इनकम क्रेडिट बनाए। कैश डेबिट, अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट या डेफर्ड इनकम। डेफर्ड मींस दैट अगले सालों पे डालना। डेफर कहते हैं बाद में रिकॉर्ड करने को, डेफर करना, अगले सालों पे डालना, अगले सालों में लेकर जाना। ठीक है। 150 रुपया है, उनके साथ सोचना शुरू करें। हाँ जी, गुड आइडिया। टी काउंट वाला आइडिया अच्छा है, बच्चे ने टी काउंट ला दिया। दो नाम यूज नहीं कर रहे, एक नाम यूज करना है। क्या यूज करना है? चलिए ऐसे ऐसे सोच रहे हैं एंट्रीज करने के लिए ना। मैंने आपको रिसीविंग के साथ में एंट्री सिखाई सिखाई है ना। टी काउंट वैसे ही बना दो, रिसीवेबल डेबिट और इनकम
कैश डेबिट रिसीवेबल, ये दो ही एंट्रीज है ना दरमियान में, तो कोई और है तीसरी? तीसरी तो है ही नहीं, तीसरी है ही नहीं। अब इसका नाम ये काट दो, या इन एडवांस बोल दो या इसको डेफर्ड इनकम बोल दो। डेफर्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। पहली एंट्री, सारा सारा पैसा आ गया, कैश डेबिट एंट्री क्या बन जाएगी? कैश डेबिट डेफर्ड इनकम, ये लाइबिलिटी है, ठीक है, लाइबिलिटी है, इन एडवांस चल रहा है सारा काम, क्या है? लेकिन एंट्री की सोच कैसे आनी है? उसी अंदाज से आनी है, ठीक है। रिसीवेबल के अंदाज से सोच सकते हो ना, पहले लिखने के लिए टी काउंट के अंदर लिख लिया, बस ऐसे छोटा सा टी काउंट बना दिया, एंट्री बना दो, कैश डेबिट डेफर्ड इनकम या अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट, और दूसरी एंट्री अनअर्न्ड इनकम डेबिट और इनकम क्रेडिट 120 से, इनकम के अकाउंट में 120 पूरा हो जाएगा। अब यहां पर सीडी आ जाएगा 30 का, आ जाएगा, बोले बस अगले साल फिर से ये भी कहानी होगी, अगले साल का अकाउंट बनेगा, बीडी 30 से आ जाएगा, अनअर्न्ड इनकम। अब वंस अगेन कैश और इनकम ऐसे लिखोगे ना, अनअर्न्ड इनकम डेबिट और इनकम क्रेडिट हो जाएगा, कितने से? 30। एंट्री बन गई, टेंशन खत्म। एक्सपेंस की भी ऐसी करवा दो, एक्सपेंस आ जाओ, एक्सपेंस भी ऐसे कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? मेरा ख्याल है टेंशन खत्म हो जाएगी फिर आप कि यार एंट्री आ गई तो फिर मैं कैसे करूंगा या करूंगी, जो मर्जी हो जाए, जो एंट्री सिखाई हैं उसी अंदाज से ही कर लोगे। एक्सपेंस पेबल के साथ सिखाया, बोले एंट्री एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, डन, यही है, बोले। अब अगर प्रीपेमेंट की कहानी हो गई तो इसको काट के क्या लिख दोगे? प्रीपेड एक्सपेंस लिख दोगे, बस एंट्रीज ऐसी हैं। अब इससे सोच लो क्या एंट्री बन रही है? प्रीपेड डेबिट और कैश क्रेडिट 150 और एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड क्रेडिट हो गई, और फिर सीधी आ जाएगा 30 का। अगले साल वंस अगेन क्या बनेगा? ये बीडी बनेगा। एंट्रीज ऐसी सोचो रिसीवेबल के हिसाब से, रिसीवेबल डेबिट और क्या नाम है, एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट, और पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, और फिर हेडिंग क्या बना देनी है? प्रीपेड। और अब एंट्री सही वाली हो जाएगी आपसे, बुक में लिखी है प्रीपेड डेबिट और कैश क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड क्रेडिट। होपफुली अब आपका मसला हल हो गया जी, हो गया ना? टी काउंट छोटा सा हम बना सकते हैं, स्मॉल सा टी काउंट, वही ओरिजिनल एंट्री सोच के उसके पोस्टिंग, और फिर उसके बाद की कहानी। पहले साल की जो कहानी है, कुछ भूल जाते हो, कुछ भूल जाते हो पेपर में, इसी तरीके से वैल्यूज अज्यूम कर लो इन एडवांस में है, यही वाली वैल्यूज लिख लेना, याद रह जाएंगी 150 और 120 की, और फिर एंट्री बनाकर सोच लेना कि क्या कहानी कौन सी जगह पर फिट न हो रही है। इंस्टेड ऑफ टक्करे मारते रहो, टक्करे मारने से बहुत बेहतर क्या है, आधा मिनट लगाओ और एंट्री बनाओ उसी ओरिजिनल एंट्री से, फिर उसकी हेडिंग क्या कर रहा हूं, चेंज कर दो, एंट्री बन गई। ठीक है, ये पेमेंट की एंट्री है, ये एक्सपेंस की रिकॉर्ड ईयर एंड एडजस्टमेंट आ गई, और वो अगले साल की एडजस्टमेंट आ गई।
ठीक है, अब कर लोगे सवाल? मेरा ख्याल है इसकी कहानी खत्म हो गई है, एक तवज्जो से पढ़ लेना। और मेरा ख्याल है अब आपको, हाँ जी, कंप्रीहेंसिव एग्जांपल्स आ गई, कोई मजीद कहानी इस पर रह नहीं गई। होमवर्क में क्या करना है आपने? क्वेश्चन बैंक लाजमी कर लेना है। क्या करना है? क्वेश्चन बैंक लाजमी तौर पर कर लीजिएगा। डन? क्लोज? थैंक यू वेरी मच। अप्रूवल हो गया एक चैप्टर के। मेरे ख्याल में मैंने अपने तौर पर मसले मसाइल आपकी क्या कर दिए, रिजॉल्व कर दिए हैं। अब आपने अपना काम करना है। टाइम हमारे पास है, टाइम आपके पास है। इस दफ़ा जो पेपर हैं वो उन्होंने अक्लमंदी दिखाई है और एक के बाद ले गए हैं। तो जैसे टाइम आपको क्या हुआ है, मिल गया। रूटीन में कब में होता है पेपर? 15, 16, 17 तारीख को इस रेंज में होता है। कब है? 27, 28, 26, 27, 28 को। 25 है, चलो यार वो गलती होगी, 25, 26, 27। ठीक है जी।